पहला आरोप, रील्स के थ्रू महिलाओं पर भी अत्याचार करते हैं। आरोप यह है कि आपके इंस्टाग्राम पेज का नाम है एस्ट्रो अरुण पंडित, लेकिन आपका वो नाम नहीं। कहने को आप सात्विक हैं, लेकिन आप इंटीमेसी और बेडरूम रोमांस तक की बातें कर लेते हैं। आपके लिए बताया मैंने वो उपाय। आरोप नंबर 8 जो बेहद संगीन है, जो हमारी इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है, कि आप घर तोड़वा रहे हैं। अब शुरू होने जा रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मुकदमा, A2 की अदालत अरविंद अरोड़ा के साथ। A2 की अदालत में आपका स्वागत है। यह हमारी अदालत है। यहाँ पर आरोप भी हम ही लगाते हैं और फैसला भी हम ही सुनाते हैं, यानी कि वकील भी हम हैं और जज भी, क्योंकि हमारा बजट ही इतना है। आज के हमारे पहले एपिसोड में हमारे पहले आरोपी है सोशल मीडिया के सबसे मोस्ट वांटेड बैचलर एस्ट्रो अरुण पंडित जी। चलिए स्वागत करते हैं उनका। एक अगस्त 1996 को जन्मे एस्ट्रो अरुण पंडित जी भारत के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। उनके पिता भी ज्योतिषी रह चुके हैं, जिसकी वजह से बचपन से ही एस्ट्रो अरुण पंडित जी पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में करियर चुना था। उन्हें ग्रहों के पैटर्न और संबंधों की स्टडी में 8 साल का अनुभव है। एस्ट्रो अरुण पंडित जी न सिर्फ एक ज्योतिष हैं, बल्कि वो एक अंक शास्त्री, हस्तरेखा विशेषज्ञ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में उनके योगदान के लिए उन्हें ज्योतिष प्रभाकर, ज्योतिष सुदर्शन और डिवाइन रीडर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। पर उन पर काफी गंभीर आरोप भी हैं और A2 की अदालत पे उन पर लगे इल्जामों की पैरवी वो खुद करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं A2 की अदालत का पहला आरोपी हूं, पर आपको बताना चाहूंगा आरोपी और गुनहगार में फर्क होता है। तो अभी आज मेरे ऊपर जितने आरोप लगेंगे मुझे उससे बचना है। पंडित जी पर आरोप लगाने से पहले ये तय भी तो करना पड़ेगा कि सच बोलेंगे कि नहीं। तो देखिए, आज इस एपिसोड को शुरुआत करने से पहले हम पंडित जी से कसम खिलवाएंगे, जैसे कोर्ट में होती है। लेकिन हमारे पास गीता नहीं है, लेकिन हमारे पास गीता से भी बड़ी चीज़ है। वैसे वो गीता की किताब से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती है, शब्द मैं वापस लेता हूँ। लेकिन एक क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर वो हाथ रख के कसम खाएंगे कि वो जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 10 मिलियन पे बटन मिलती है, ये उनके करीब है। झूठ बोला तो ये नहीं मिल पाएगी। तो आपको इस पे हाथ रख के कसम खानी है कि जो आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। दिमाग बहुत अच्छा लगाया वकील साहब आपने, ठीक है। चलिए, मैं कसम खाता हूँ कि आज के एपिसोड में मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। क्या बात है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आप पे जो आरोप लगेंगे उसको थोड़ा कैटेगराइज कर देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में तस्वीर साफ रहे। ओके। आप पे जो आरोप लगे हैं उसमें से कुछ पर्सनल है, कुछ प्रोफेशनल है। आपको बड़ी सहजता से, सूझबूझ से जवाब देना है। प्रश्न पूछना हमारा कर्तव्य है और उत्तर देना आपका। हम आपसे कहेंगे कि कई प्रश्न आपको चुप सकते हैं, कई आरोप आपको चुप सकते हैं, लेकिन सहज व्यक्ति वही है जो हर प्रश्न को गंभीरता से ले, लेकिन सहजता से उसका उत्तर दे। पहला आरोप जो आप पे लगता है वो पर्सनल आरोप है। पहला आरोप यह है कि आप मोस्ट वांटेड बैचलर हैं। ऊपर वाली की कृपा से बड़े हैंडसम हैं। लड़कियां आपसे कहती रहती हैं, चैट सेक्शन में हमारी टीम ने देखा है, पंडित जी हमें जवाब दो, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, पर आप उनको भाव ही नहीं देते। ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है, सब बहुत भाव देता हूँ मैं, ठीक है। हमारे जितने भी लोग कमेंट करते हैं सिर्फ लड़कियाँ नहीं, ठीक है। और रही बात बैचलर होने की, तो अभी मैं बहुत कम उम्र का हूँ, ठीक है अरोड़ा जी, ठीक है। विवाह हो जाएगा, सही उम्र में हो जाएगा। और जो लोग भी कमेंट करते हैं, आपको पहले दिख रहे हैं मेरे कमेंट, मैंने नहीं देखे ऐसे कमेंट, ठीक है। जबरदस्ती आप बनाए जा रहे हो मुझे बैचलर। लेकिन चलो, आप पे आरोप लगा ही है तो आप ये बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि बड़ी कम उम्र है आपकी। जी जी। तो शादी पे आपके विचार क्या है? मेरी शादी क्यों कि बस होने वाली उम्र के आसपास आ चुका हूँ, ठीक है। घर वाले जो कहेंगे, मम्मी पापा जो कहेंगे वही करेंगे, ठीक है। और शादी पे विचार क्या है, तो शादी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बस अच्छी हो जाए, ठीक है। कुंडली मिल जाए तो अब तो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि कुंडली नहीं मिल रही, दिल तो मिल रहे हैं।
ऐसे कहने वाले बहुत आए मेरे पास कि पंडित जी हमने कुंडली नहीं मिलाई थी, दिल मिलाए थे, लव मैरिज कर ली हमने, ठीक है, अब बस ये बता दो डाइवोर्स कब होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो हमारी हिंदू सनातन संस्कृति है, ये ज्ञान नहीं विज्ञान है, ये ज्योतिष है, इसका हमें फॉलो करना चाहिए और एक बार जरूर कुंडली दिखा लेनी चाहिए। भले आप मानो ना मानो, क्या पता कुछ निकल आए, कोई उपाय, कोई रेमेडी ही निकल आए। कई सारे ऐसे कपल हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो कमेंट करके बताएंगे कि शादी से पहले कई बार घट विवाह कराया जाता है, कई बार कुंभ विवाह कराया जाता है, कई बार मंगल की पूजा करा दी जाती है, अच्छी चल रही है मैरिड लाइफ। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप कर लो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। क्योंकि किसी एक इंसान को शादी बना सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। सही बात। तो विवाह बहुत सोच समझ के करना चाहिए। किसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हो आप, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और भारत में कल्चर तो है ऐसा कि शादियां दो लोगों की नहीं होती, दो परिवारों की होती हैं। तो आपको सिर्फ अपने पार्टनर नहीं, अपने परिवार को भी देखना है। ओके। और किसी को परफेक्ट नहीं मिलता। कोई ऐसा यहाँ पे नहीं है कि भैया मुझे परफेक्ट मिला, चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ठीक है। आप एक पैकेज लेते हो हमेशा, ठीक है, उस पैकेज के अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों आएंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छी अच्छी वाली चीज़ें मुझे रख लो और बुरी बुरी मुझे नहीं चाहिए। पैकेज के साथ आएगी, सब कुछ आएगा। हर किसी को मन में ये विचार आता है विवाह के बाद, हर किसी को। मेरा काम ही लोगों से बात करने का कि यार गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, बेहतर मिल सकता था, पर बिलीव में कुछ और भी मिलता तो भी यही कह रहे होते। तो एक्सेप्टेंस में बहुत सुख है और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी शादी भी जाएगी और आप सुखी भी रहेंगे। अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी उम्र हो गई शादी की और आप सोच विचार के शादी करना चाहते हैं, आपने ये भी कहा, तो आपके हिसाब से आप किस तरह की लड़की खोज रहे हैं? 3 ऐसे गुण जो आप चाहते हैं कि वो उसमें हो ही। सबसे पहला तो भगवान में आस्था हो, ठीक है। कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, भगवान में आस्था बहुत ज़रूरी है। भगवान में आस्था पहला मेरा देखने का गुण होगा। औरतें बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है, और मेरा ये मानना है कि पुरुषों से ज़्यादा दुख दर्द वो बहुत अच्छे से सह लेती हैं। तो दूसरा मेरा ये है कि दुख दर्द जो भी हो उनको, मुझे भी मौका दें उसका, उनका साथ देने का, ठीक है। तीसरा अपने परिवार का बहुत साथ दें, ठीक है, क्योंकि मैंने जितनी कंसल्टेशन ली है यही देखा है कि अगर फेक फीमेल अपने परिवार से खुश नहीं है तो आपके परिवार को खुश नहीं रख पाएगी। तो आपको भी एक लड़का एज अ बॉय जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी वाइफ के परिवार वालों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, ठीक है। वो हमारे यहाँ लड़के वाली मेंटालिटी है, हमारे स्पेशली नॉर्थ साइड में, कि हम तो लड़के वाले हैं, चौधरी हैं, ठीक है। ऐसी मेंटालिटी अब 2024 आ गया, मेरे ख्याल से छोड़ देनी चाहिए। दूसरे आरोप की तरफ बढ़ते हैं। पहले आरोप का जवाब बड़ा अच्छा दिया इन्होंने, और अगेन इन्होंने कहा था कि आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाए वो आरोप नहीं कहलाते, ये मतलब गुनहगार नहीं कहलाएंगे। दूसरे आरोप की तरफ चलते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें फंसाएंगे और इन्हें सजा दिलाएंगे। आप पर दूसरा आरोप यह है कि इंस्टाग्राम पे अच्छे दामाद के गुण वाली वीडियो आपने इसलिए बनाई क्योंकि आप खुद जल्दी दामाद बनने वाले हैं। इस आरोप पे आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा ये आरोप पूरी तरह से असत्य है, ठीक है। मैं बहुत जल्दी दामाद नहीं बनने वाला हूँ, ठीक है। और पर वो रील जरूर देखना, इस बहाने आप में से कई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो जब जा ही रहे तो फॉलो भी कर देना। लेकिन ऐसा क्यों? चलो ठीक है, आप कह रहे कि ये मैंने वो रील बड़ी सोच समझ के बनाई थी, ठीक है। पहला तो एक पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, दुनिया भर के कोई दामाद की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। बात तो सच है। तो मैंने पहली बार एक दामाद पे वीडियो बनाई, बड़ी शेयर हुई, ठीक है। खासकर बहुओं ने शेयर करी, ठीक है। गर्लफ्रेंड ने शेयर करी अपने बॉयफ्रेंड को, और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। कई सारे उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको लगेगा कि लोग बहुत पहली बार अपने पति की तारीफ करते हुए मिल रही है फीमेल, कि मेरे पति ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। तो मेरा यही था कि दामाद को यार कोई सोच नहीं रहा उनके बारे में, तो किसी को तो सोचना चाहिए, बस इसलिए बनाई थी। मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है। बड़े अच्छे गुण बताए थे उन्होंने। गुणी दामाद क्या होता है, रील जरूर देखना आप, और जा ही रहे हो तो एस्ट्रोन पंडित जी का वो पेज है उसको फॉलो करना मत भूलना। लेकिन अगला हमारा आरोप, जो गंभीर आरोप है, वो इसी पर ही है, इसी नाम पर ही है। अगला आरोप नंबर 3 जो आप पे लगा है, आरोप ये है कि आपके इंस्टाग्राम पेज का नाम है एस्ट्रो अरुण पंडित, लेकिन आपका वो नाम नहीं है। जितना हमारे गुप्तचरों ने पता किया है, उनका नाम ये नहीं है। तो ये आरोप कितना सत्य है, इसके ऊपर गवाही दीजिए। ये आरोप सत्य है आपका, ठीक है। मेरा नाम नहीं है एस्ट्रो अरुण पंडित, ठीक है, और मेरा नाम कुछ और है, पर इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है, ठीक है। जिंदगी में खूबसूरत चीज़ें बड़ी इत्तेफाक से होती हैं,
और मेरी लाइफ में क्योंकि कुंडली में शनि केतु साथ बैठे हैं ना, तो जो जो अच्छा होता है वो इत्तेफाक से होता है। तो ये मेरा जितना भी काम है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आप देखते हो, ये मेरे बड़े भाई का देन है, ठीक है। वो नहीं होते तो मैं और आप यहाँ ना बैठे होते, मैं यहाँ ना होता, कुछ और ही कर रहा होता। तो ये नाम उनका है, ठीक है। तो और अंक ज्योतिष के हिसाब से ये परफेक्ट नाम है, 54 पे ऐड होता है, जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के लिए परफेक्ट है, ओके। और जुपिटर 11th में है, तो इस वजह से ये भी होता है कि आप भाई के नाम से काम करेंगे तो आपका नाम बहुत चलेगा। तो ये वजह वही है। पर लोग मुझे प्यार करते हैं अरुण जी के नाम से, ठीक है, जैसे आपको एटू के नाम से करते हैं प्रेम। मैं चाहता हूँ आप वैसे ही कंटिन्यू रखें। पर ये सस्पेंस बन गया ना कि इन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं है, तो क्या आपने कभी ऑनलाइन आके अपना रियल नेम बताया? हाँ, मैं अपना रियल नेम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ठीक है। तो अभी आप नहीं बताएंगे? नहीं, ये पर ये तो सोशल मीडिया के जो आपके फॉलोअर्स हैं उनका जानने का हक बनता है, बहुत प्यार करते हैं आपको। मैं एक अध्यापक हूँ, टीचर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, मेरे जीवन का मिशन है ये कि ज्योतिष और अंक ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट घर घर पहुँचे। तो मैं बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटा सा ही कोई ले, पर सीखें जरूर, ठीक है। और जब आप सीखेंगे तो अगर मेरा नाम जानने की इच्छा है तो आपको पता चल जाएगा। वाह वाह वाह। देखिए, 2 आरोपों में इन्होंने 2 चीज भेज दी। दूसरे आरोप में इंस्टाग्राम का पेज और तीसरे आरोप पे अपना कोर्स। बड़ा दिमागधारी खेल है ये। चलो, पर इनसे अच्छा सोशल मीडिया कोई खेल भी नहीं रहा है। लेकिन अगले आरोप पर बढ़ने से पहले बड़ा अच्छा लगा कि आपके और आपके बड़े भाई में बड़ा प्यार है। ये भ्रातृ प्रेम ये किस हद तक है, थोड़ा बताएंगे? ऐसी कौन सी चीज़ है आपको बड़े भाई की सबसे अच्छी लगती है? सच बताऊं तो जैसे 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है मेरा, ठीक है। तो जिनका भी मूलांक एक भाग्यांक 7 होता है ना, ये अपने तरीके से काम करते हैं। ये किसी और का तरीका समझ में नहीं आता है इनको, थोड़े से मूडी किस्म के होते हैं। और अगर आपका ये नेचर है तो आप बहुत आगे नहीं जाने वाले। आपको डिसिप्लिन चाहिए और थोड़े से बेपरवाह भी होते हैं, ठीक है। कि और लेट गो का नंबर है 7, तो कहते छोड़ो यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सो मेरे भाई हैं नंबर 5 के, ठीक है। नंबर 5 वालों का दिमाग सुबह से रात तक घूमता ही रहता है। मरकुरी से रूल हो रहा है ना, जो भी नंबर 5 से रूल होता है व्यक्ति, उसकी यही बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो शांत नहीं बैठ पाता। तो मेरे भाई की पहली जो क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है वो यही लगती है कि जो चेंज आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उनको बदलावों को एक्सेप्ट करना है। कोई एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट नहीं करता, ठीक है। आप नहीं देखोगे कभी। हम पहले थे जिन्होंने पॉडकास्ट किया। कोई एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट देता भी नहीं था, हम पहले थे जिन्होंने दिया। तो ये मेरे विचार नहीं थे, ठीक है, ये मेरे बड़े भाई के विचार थे। और तो चेंज को एक्सेप्ट करना और शुरू तब कर देना जब तैयार नहीं हो, ये 2 चीज़ें मेरे भाई की हमें आगे पहुंचाती हैं। और मुझे यही चीज़ उनकी, मतलब मन करता है कि यार मेरे अंदर भी आ जाए। क्या बात, ठीक है। और ये मैं आपसे कहूँगा भी कि ये 2 चीज़ें क्वालिटी, एक तो वक्त को समझो बदलते हुए। जो अपनी ऐंठ में रह जाते हैं ना कि हम तो गुंडे हैं, हम नहीं बदलेंगे, वक्त उनको तोड़ देता है। दूसरी क्वालिटी, आप कभी जीवन में तैयार नहीं हो पाओगे कि आप रेडी हो, अब मैं शुरू कर देता हूँ, कुछ भी चीज़ हो, वो वक्त कभी नहीं आएगा। तो आप जब नहीं तैयार हो तब शुरू कर दीजिए, सफ़र में बहुत कुछ सीख जाओगे आप। चलिए, अच्छी क्वालिटी तो हमने जान ली, उसके साथ अच्छे के साथ बुरा भी होता है। आपके भाई की आपको कौन सी आदत जो है वो बुरी लगती है? 2 आदतें बड़ी बुरी लगती। पहला कि वो बिल्कुल भी बिजनेस में या जो काम है हमारा उसमें ध्यान देते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते। अपनी हेल्थ को बिल्कुल खराब, जो कि मैं सबसे बड़ी बुरी आदत लगती है। दूसरा, अब ये हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है, नींद, ठीक है। वो रात भर काम करेंगे जब तक सुबह नहीं हो जाएगी, उसके बाद जब हमारा स्टाफ आएगा तब उनका निद्रा का समय होगा, ठीक है। तो रात भर मेहनत करते रहते हैं और उसमें भी हेल्थ का ध्यान नहीं। तो हेल्थ से ही बेसिकली मैं कहूँ, बाकी तो कोई कमी नहीं, कि हेल्थ पे ध्यान ना देना बहुत। क्या बात है। आरोप 4 ये है कि 2024 का जो साल है, आप पर यह आरोप लगा है कि पूरे भारतवर्ष को, जो कि आपकी रीलें देखता रहता है, उनको आप साल 2024 के साल को शनिदेव का साल बता के डराते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि शनि का ये साल आपकी लाइफ में, शनि से ज्यादा पैसा कोई देता ही नहीं। शनि इज मनी, तो मेरा डायलॉग है, ठीक है। तो मैं तो इस आरोप से बिल्कुल खंडन करता हूँ। ये साल 2024 दोस्तों आपकी लाइफ का, अभी तो 2 ही महीने हुए, ठीक है, जब हम ये शूट कर रहे हैं, बेस्ट साल हो सकता है। बस आपको शनि की बात मानिए। ज्योतिष यही कहता है, ज्योतिष किसी की रातों रात जिंदगी नहीं बदल रहा है, ज्योतिष किसी का वशीकरण नहीं कर रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। ज्योतिष बस आपको बता रहा है कि ये सही रास्ता है, इस रास्ते पे जाओगे, मिल जाएगा जो भी चाहते हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने ऐसा बनाया है। जैसे कि मेरे YouTube पर एक बड़ा अच्छा वीडियो पड़ा है, सक्सेस नंबर। उसमें अंक ज्योतिष ये बताती है कि यूनिवर्स आपको कैसा बनाना चाहता था,
कैसी पर्सनालिटी बनाना चाहता था, क्या आप आज वैसे हो या हालातों ने आपको बदल दिया। तो सक्सेस नंबर है, ज्योतिष आपकी रास्ता बता देता है। तो ऐसे ही शनिदेव का ये साल शनि जी के द्वारा रूल होगा। शनिदेव कहते हैं कि भैया किस्मत उसमें कुछ नहीं होती, जो है हार्डवर्क है, तो मेहनत है, औकात है तो आ जाओ मैदान में। अगर आप जीत गए तो यही साल याद रखना आपको कितना मनी देकर जाएगा। मनी इन द टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके काम में हो, तो ये साल बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बस ये साल मेहनत मांगता है। अब जो मेहनत नहीं कर रहा है उसके लिए सिर्फ यही नहीं, हर साल आने वाला बुरा हो जाएगा। और जो मेहनत देने के लिए तैयार है, शनि फिर रिवॉर्ड भी सबसे बड़ा देते हैं। कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत बड़ा बना हो और उस पर शनि की कृपा ना हो। पर ये शनि नाम सुनते ही आधा तो दिमाग वैसे ही घूम जाता है। शनि महाराज, शनि देव के नाम से लोग डरते हैं। पहले डरते थे, अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि ये हार्डवर्क का नंबर है एक्चुअली। अब देखो सब लोग अच्छे हो जाएंगे, एक पुलिस वाला नहीं होगा ना सोसाइटी में, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये शनि वो पुलिस वाले या उसको कहते वो जज है जो आपके कर्मों का हिसाब कर देगा। ठीक है, तो शनि का टाइम जब तक नहीं आ रहा है तब तक खूब मौज करो। क्या पता आपको जुपिटर की कृपा मिल रही हो, बुध की कृपा मिल रही हो। लेकिन जैसे ही सैटर्न का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो ये आपके कर्मों का लेखा जोखा करता है। सैटर्न कभी नहीं कहता मैं बुरा हूँ, अच्छे कर्म करो, अच्छा भी है। कितने लोगों का शनि बढ़िया है, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। ठीक है, कितने लोग शनि की 7.5 में अरबपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं। वहीं पे उल्टा 7.5 में बर्बाद भी बहुत लोग होते हैं। तो जैसे आपके कर्म रहे हैं, प्रारब्ध रहा है, ये शनि वैसा ही है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप सबके लिए बुरा होता है, नहीं होता। आपको कमेंट में लोग बताएंगे। ठीक है, जैसे शनि का जब भी टाइम स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल किसी की 7.5 स्टार्ट होगी, तो शनि पहले आके कहता है कि भाई ये जो तुम्हारा पुराना ढर्रा चल रहा है ना, काम करने का तरीका, ये सब बदलो, ये सबसे कुछ नहीं होगा। नए वक्त के हिसाब से नया काम करो। शनि की 7.5 में सबसे पहले मन में ख्याल आता है जॉब बदलने का, कि यार यहाँ से छोड़ के वहाँ स्विच कर लेता हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा, ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे। दूसरा ख्याल आता है यार जॉब बहुत होगी, क्या पता बिजनेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो शनि की 7.5 जिनकी चल रही है, ये ख्याल आएगा बदलाव का। अब काफ़ी दिनों तक सोचेगा इंसान, उसके बाद एक्सेप्ट भी कर लेगा। नई जगह जाएगा, सोचे, फिर वो कहेगा कि मैं क्यों आया यहाँ पे, मैं पहले जहाँ था वहीं ठीक था, यहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड है, ज़्यादा प्रेशर है। तो ऐसे केस में वो इस चीज़ को झेले। अब ये क्या, ये उसका हार्डवर्क है। अब अगर वो इस 4 महीने 6 महीने के हार्डवर्क को नई जगह पे झेल लेता है तो ये शनि उसे मनी देता है। यही जॉब, यही बिजनेस शुरुआत में बहुत बुरा लगेगा, पर ये बदलाव, ये चेंज आपको कुछ ही महीनों बाद ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे तो रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, यही शनि का टाइम पीरियड है जब सबसे ज़्यादा लोग हरि भक्ति करते हैं। श्री हरि की भक्ति किसी ना किसी तरह से, उनको पता नहीं, वो पहले नहीं करते थे, किसी ना किसी तरह से वो शुरू कर देते हैं। ये शनि आइसोलेशन का भी प्लेनेट है। ठीक है, तो ये जब भी टाइम आएगा, 7.5 आएगी, तो व्यक्ति थोड़ा अकेला ज़रूर होगा और दुनिया के शोर शराबे में मन की आवाज़ छुप जाती है, खुद की आवाज़ छुप जाती है। तो ये शनि आपको इसीलिए अकेला करता है कि सुनो भाई क्या कर रहे हो, पूछो तो एक बार सच में आप अगर रात में पूछो ना अपने आप से, चाहे 7.5 चले या ना चले, ये क्या चल रहा है दोस्त, खुद से बोल के, लोग बात नहीं कर पाएंगे अपने आप से। इतना कठिन हो गया है कि खुद से 10 मिनट कोई खुद से बात नहीं कर पा रहा है। वो मन का जो शोर है उसमें डूबे जा रहे हैं लोग। ठीक है, आजकल एक नई चीज़ चली है, पैसिव एंटरटेनमेंट। वो क्या है? पैसिव एंटरटेनमेंट मतलब कि जैसे एक तो मोबाइल में हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है, एक मोबाइल ऐसे रखा है नेटफ्लिक्स चल रहा है। अच्छा, ठीक है, बस वो कानों में आवाज़ें आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, चाहे वो नहा रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे सोने जा रहे हैं। तो लोग अपने मन की इतना नहीं सुनना चाहते, अपने दिमाग को इतना डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो पैसिव एंटरटेनमेंट नया टर्म आ रहा है। सो यहाँ तक है। तो इसीलिए शनि आइसोलेशन में डालता है आपको। अब इसी आइसोलेशन में या तो बनोगे या बिगड़ोगे। जो लोग इस आइसोलेशन को ये सोचते हैं कि इट इज़ अ टाइम पीरियड, जब मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने बारे में सोचना, वेरी गुड। कुछ लोग इस आइसोलेशन में सुसाइडल थॉट्स, अकेलापन, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, इसमें भी चले जाते हैं। तो सैटर्न आप पे छोड़ता है हमेशा कि खेलो बेटा, कैसे खेलोगे, और आपके खेलने के तरीके से आपको रिवॉर्ड देता है। तो सैटर्न से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। नहीं तो अगर किसी प्लेनेट को परेशान करना है तो वो जुपिटर महाराज ही पीट देते हैं लोगों को। वो ऐसा नहीं कि जुपिटर हमेशा अच्छे ही है, कईयों की कुंडली में जुपिटर बहुत खराब है, जुपिटर खराब है, कभी किसी के में शुक्र खराब है। तो खराब तो कोई भी ग्रह हो सकता है। हमें हर एक ग्रह की फिलॉसफी समझनी चाहिए। जैसे कि हर एक प्लेनेट आपके अंदर इच्छाएं पैदा करने आया है। जैसे सूर्य आपके अंदर अहम पैदा करता है, मान सम्मान की इच्छा पैदा करता है, और
बुध जो है वो वाणी का अहम पैदा, कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बिजनेस सेंस मेरा बहुत अच्छा है। वीनस खूबसूरती का अहम पैदा करता है, या चाहत पैदा करता है कि मुझे लग्जरी चाहिए, खूबसूरती चाहिए। राहु भ्रम पैदा करता है, सिक्योरिटी चाहता है कि यार इन्वेस्टमेंट कर दो ताकि लाइफ सिक्योर हो जाए। बृहस्पति ज्ञान का अहंकार पैदा करते हैं कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, ठीक है। शनि हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा वेल्थ, इसका डिज़ायर पैदा करता है, ठीक है। हर एक प्लेनेट आपको फंसाने आया है, यही डिज़ायर है जिसमें आप फंसे हो, ठीक है। ये ग्रह कोई आसमान में नहीं, आप ही के अंदर है, ये आपके ही डिज़ायर है, ओके। ठीक है। अब सिर्फ एक प्लेनेट ऐसा है जो कहता है छोड़ो यार, जाने दो, कुछ नहीं होता है, तो केतु है वो, ठीक है। अच्छा। केतु सिर्फ बात करता है लिबरेशन की, छोड़ो यार, जाने दो, ठीक है। बाकी सारे के सारे ग्रह आपको फंसाने आए हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष कभी स्पिरिचुअल लोगों पे काम नहीं करता। जिन्होंने साधना कर ली, जिन्होंने बहुत ध्यान लगा लिया, साधु के लेवल पे आ गए हैं, संत के, उन पे नहीं करता, क्योंकि इन्होंने अपने डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को काबू में किया हुआ। अघोरी पे कोई ज्योतिष काम नहीं करता, इनकी कोई इच्छाएं नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक आप इस लेवल पे पहुंचोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हर कोई इस लेवल पे है नहीं। इस वजह से ज्योतिष को समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये प्लैनेट्स कहीं और नहीं, आपके अंदर ही हैं, ठीक है, आपके ही डिज़ायर हैं। ये रिएक्शन करवाते हैं आपसे कि रिएक्ट करो, ठीक है। आपको सिचुएशन में डाल देंगे। अच्छा, हम जो भी हैं अपने फैसलों की वजह से हैं। हम जो 5 साल पहले जो फैसले लेते उसी की रोटी आज खा रहे हैं, आज जो फैसले लेंगे उसकी रोटी अगले साल खाएंगे। तो यही ग्रह आपको सिचुएशन देते हैं कि आप क्या फैसले लोगे, ठीक है। अब आप फैसले ले रहे हो कि नहीं मुझे तो हाय दैया करके छाती पीटनी है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। वो उस सिचुएशन में आप कुछ बेहतर भी कर सकते थे, किसी और तरह से भी रिएक्ट कर सकते थे, आप ही तो थे ना। तो ऊपर वाले ने, मैं भगवान जी ने मुझे कहता है कि लोगों को, दिमाग, इंसान को स्पेशली ये तो दिया ही है कि यू कैन चूज। और ये प्लेनेट्स एक चेस का गेम है बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है चेस के गेम के, आपको नियम नहीं पता, तो ये खेल रहे हैं आपके साथ और आप खेलते चले जा रहे हो। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष को सीखने से आपको नियम पता चलेगा। जब वो नियम पता चलेगा तो आप, जैसे जिनको पता है कि यार जून से लेके अगस्त में मेरे पैसे का नुकसान लगा है, तो मैं क्यों बहुत ज़्यादा खर्च करूं, क्यों मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लूं, ठीक है, क्यों मैं शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा दाव लगाऊं, तो वो रुक जाते हैं इस टाइम पीरियड में। कई सारे जैसे लोग कॉल पे आते हैं, वो पूरे साल भर का मुझसे पूछ लेते हैं, इवन वो महीने में कौन कौन सी स्पेसिफिक डेट है, फिर अगले साल फिर चले आते हैं प्रॉफिट करके। क्या बात है। तो ये ज्योतिष एक खेल है, इसके नियम सीखिए, बस मेरा इतना मानना है। कोई ऐसा, इसको जब तक पता, गलत फहमी क्या है अरविंद जी, लोगों को लगता है ना कि ये ज़िंदगी बदल देगा, और लोगों को लगता है कि बस सलूशन ऐसे मिल जाए। आजकल तो कई सारे ऐप चल गए हैं जिसमें 5 रुपए मिनट में बातें हो रही हैं। अब 1 मिनट में, 10 मिनट में, आपको जल्दी पड़ी है कि जल्दी कम मिनटों में मेरे पैसे बचें, एस्ट्रोलॉजर को पड़ी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय ले ले उसके मिनट। इसमें क्या ज्योतिष होगा? इसमें ज्योतिष नहीं होगा, अब्यूज़ ऑफ ज्योतिष होगा, अब्यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी होगी, ठीक है। जब आप भी शांत हो, वो भी शांत है, ठीक है, आपको सच में चाहिए गाइडेंस, तो इस तरह से किसी के पास जाइए। मिनट। अब मेरे स्टूडेंट हैं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, आज मैं हिस्ट्री का पेपर देकर आया, मेरे क्या नंबर आएंगे? घर के सामने मेरे काजल रहती है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है? आज मेरी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, तो मुझे कब अनब्लॉक करेगी? ये ज्योतिष है क्या? सच में नहीं, ये अब्यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो हो रहा है, यही नहीं होने देना है, ठीक है। आपको जो सोल्यूशन चाहिए कि मिनटों में हो जाए, सेकंडों में हो जाए, तो जोमेटो की डिलीवरी थोड़े है, सही बात। कि 30 मिनट में आपके समाधान आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे। ये एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है, लोगों की उम्र लग जाती है इसे सीखने में, समझने में। आपको इसके बस छोटे छोटे नियम पता है, तो आपको क्या होगा कि कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। जैसे ये डर का भी तो बिजनेस है, जैसे डॉक्टर, मेडिकल, वो भी डर का काम है, वकालत भी डर का काम है, वैसे ज्योतिष भी डर का काम है। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कानूनी नियमों की, तो वहाँ भी फ़ायदा उठाया जाता है। जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती मेडिकल लॉज की या मेडिकल हॉस्पिटल कैसे का, वहाँ भी आपका फ़ायदा उठा, और जैसे यहाँ पे आपको ज्ञान नहीं होगा तो यहाँ भी फ़ायदा कोई ना कोई उठा लेगा। तो एम्पावर करने के लिए सब्जेक्ट बनाए। कभी भी एस्ट्रोलॉजी आपको कमज़ोर महसूस करा रही ना, तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो पाखंड है। ज्योतिष हमेशा आपको एम्पावर करता है। एक बार सीख के देखिए इसको। जिन्होंने ज्योतिष सीखा है कभी उन्होंने गरियाया नहीं है, कभी कुछ गलत नहीं बोला है। जिन्होंने नहीं आता है ना, उन्होंने बोला है। ऐसे जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ी है, ऐसे लोग ही इनको अपोजिट बोलते हैं, ठीक है।
तो जो ज्ञानवान होता है, जो पढ़ लेता है, वो कभी नहीं बोलता है। तो पंडित जी, अगले आरोप पर बढ़ने से पहले हम्म, जब चौथे आरोप का जब आप जवाब दे रहे थे तो आपने कहा कि जो शनि का साल होता है, शनि वो कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। करेक्ट। जिसके अच्छे कर्म है उसको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि किसी के कर्म बड़े बुरे हैं, अब अंदर से बाहर से वो कितना भी झूठ बोले, अंदर से उसको तो पता ही है कि उसने क्या कर्म किए हैं, लेकिन फिर भी उसको पश्चाताप है और वो चाहता है कि शनि का प्रकोप ना पड़े, तो उसे कैसे उपाय करने चाहिए? यही तो उपाय है शनि का, जो आपने बोला, पश्चाताप। पश्चाताप। ठीक है? अगर आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया तो उसे सुधारिए, डोनेशंस करिए, लोगों की मदद करिए, कोई चैलेंज आए तो एक्सेप्ट करिए, ठीक है, भागिए मत। शनि भगौड़ों से बड़ा बड़ा नफरत करता है, तो भगौड़ा नहीं बनना है, शिकारी बनना है। शिकार करेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, यही इसका सबसे बड़ा उपाय है। आसान है कहना मेरे लिए कि ये पहन लो, वो पहन लो, ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं। अरविंद जी, उपायों की दुनिया में सबसे आसान काम पैसा खर्च करना है। आप किसी को बोलो आपको ये मंत्र पढ़ना है 18 महीने तक हर दिन 108 बार, कहेगा पंडित जी आप पढ़ दो मेरे लिए। और आप उससे कहो नीलम पहन लो, पुखराज पहन लो, वो लाखों रुपए दे देगा उसको अंगूठी बनवाने के लिए। तो सबसे आसान काम है पैसे खर्च करना। और उपाय वो होता है जिससे आपका त्याग हो, कुछ थोड़ा सा कष्ट हो। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, वो रास्ता चढ़ते चढ़ते जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है, तो जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। हम बाबा के यहाँ जाते हैं केदारनाथ, कितना पैदल का कितना कठिन रास्ता है। बाबा चाहते तो आपकी चौराहे पे नहीं प्रकट हो सकते थे, हो सकते थे, माता भी वहां पे आ सकती थी, पर वो पहाड़ों पर ही क्यों प्रकट हुए? ताकि उनको, अगर आपको देवी चाहिए, देवी यानी पावर, या भोले भंडारी चाहिए, तो कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा। तो जीवन में कुछ चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, कोई कष्ट। ऐसे ही सैटर्न है। तो अगर आपको इस साल को अच्छा करना है, जस्ट आप हार्डवर्क करिए। शनि को ठीक करने के लिए सबसे आसान उपायों की अगर बात करो तो वो है श्री हरि की भक्ति। वाह। आप हरि, श्री कृष्ण, हनुमान जी, किन्हीं की भी भक्ति शुरू कर दीजिए, वो शनि अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। पांचवा आरोप जो है वो काफी संगीन है जो आप पे लगा है। वो आरोप ये है कि आप अपने रील्स के थ्रू महिलाओं पर भी अत्याचार करते हैं। अरे कैसे करते हैं उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये संगीन आरोप है कि महिलाओं पे अत्याचार कैसे हो गया। तो पहले इस आरोप के तय पर जाते हैं। पहले तो ये सवाल है कि आपने ऐसी रील क्यों बनाई? आपको क्यों लगता है कि घर में जूठे बर्तन छोड़ने नहीं चाहिए? झूठे बर्तन हों या फिर गंदा चादर ही क्यों ना हो, ठीक है, हर गंदगी में एक नेगेटिविटी होती है, ठीक है। और ये बात तो मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये बात तो मेरी मम्मी कहती थी, दादी कहती थी कि झूठे बर्तन मत छोड़ो। जिस बिस्तर पे सो रहे हो उस बिस्तर के नीचे झूठे बर्तन मत रखो। कभी आपको बिस्तर पे बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, और रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी दादी नानियां हमसे कहती चली आई हैं, ठीक है। मैं उसी को दोहरा रहा। कारण सबके पीछे अपना अलग अलग है। जैसे आपने सुना होगा रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, या आपने सुना होगा कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो एक टाइम ऐसा था जब ये सब बातें बनी थी कि लाइट नहीं हुआ करती थी, बल्ब नहीं होते थे घर में, तो आप झाड़ू लगाओगे तो हो सकता है कि आप सही से ना लगा पाओ। आपने सुना होगा कि सनसेट से पहले खाना खा लो, ठीक है, तो उस टाइम में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो सनसेट से पहले खाना खा लो ताकि आपको दिखे कोई कीट पतंगा तो नहीं आ गया, सूरज की रोशनी में आपको दिखे कोई गंदगी तो नहीं आ गई। नाखून रात में मत काटो, गंदगी फैलेगी, इधर उधर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनके पीछे कुछ लॉजिक समझ में आ गया, कुछ लॉजिक नहीं समझ में आए। जैसे एक बड़ा कॉमन सा है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हम तो छोड़ते हैं वो छोटी वाली बिल्ली जो हमारे घर परिवार में रहती है, पर पुराने टाइम में बिल्ली यानी शेर, ठीक है, चीता, ठीक है। तो जब बिल्ली रास्ता यानी शेर रास्ता या चीता कोई भी रास्ता काटता तो हमेशा वो घूम के पीछे से आते थे अटैक करने। तो अगर आप एक बार उन्हें देख लो तो फिर मत जाओ उधर, क्योंकि वो घूम के अटैक आएंगे। उस समय रथ से चलते थे या फिर बैलगाड़ी से लोग चलते थे, तो बैल को निशाना बनाते थे वो, या उस इंसान को निशाना बनाते थे। तो ये कहावत वहां से चलती आई फिर डिफॉर्म हो गई। और अपने इससे ऐसे कई सारी चीजें हैं कि गंदगी में वैसे भी नहीं आपको गंदी चादर वगैरह रखनी चाहिए, बस इस सेंस में कहा था। नहीं, उस जो रील आपने बनाई थी उसमें एक और चीज से पता लगता है कि आप महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। रील से आपने कहा कि महिलाओं को खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए। ये बात मिलती है हमें शकुन शास्त्र में, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक तो इत्र बहुत लगाते हैं रात में और बाहर निकलते हैं तो भी काला साया आपके ऊपर आ सकता है। अच्छा। और महिलाएं अगर बाल खोल कर घूम रही हैं तो भी काला साया आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है। और महिलाओं को बाल नहीं खोलने चाहिए, ऐसा उस
पुस्तक में लिखा है, मैं बस उसी को कोट कर रहा था। अगले आरोप की तरफ चलते हैं। आप पे छठा आरोप लगा है, वो बहुत ही संगीन है। छठा आरोप ये है कि पंडित जी जो रील बनाते हैं उससे युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं? आप जो रील बनाते हो उसमें उपाय बताते हैं सुंदर कन्या की, ज़्यादा पैसा कमाने की। यही क्यों? कहाँ गया योग, कहाँ गया ध्यान? युवा मेहनत कब करेगा? क्या उसको सुंदर कन्या और पैसे ही चाहिए जिसके उपाय आप बताते हैं? जैसे करप्शन भी ना मोटिवेशन होता है, ठीक है। अभी मेरा ड्राइवर था, ठीक है, उसने कुछ ऐसे रूल तोड़ दिया। कहता है कि भैया 2000 मांग रहा था, ठीक है, और मैंने 200 रुपये दे दिए, ठीक है। मैंने कहा अरे ऐसे क्यों, तुमने पहली बात तो नियम ही क्यों तोड़ा? कहता भैया इसमें सबका फायदा है। मैंने कहा कैसे? कहता अगर वो 2000 रुपये मुझसे लेता, एक तो मैं गरीब आदमी बेचारा, मेरी जेब से 2000 रुपये जाते, प्लस वो मेरा लाइसेंस और सीज कर देता, ठीक है, तो मैं अब 1 हफ्ते तक गाड़ी नहीं चला पाता, ठीक है। दूसरी चीज मैंने उसको 200 रुपये दिए, उसका भी भला, मुझे भी लाइसेंस की छुट्टी मिली, मेरे 2000 नहीं गए, ठीक है। तो कहता भैया करप्शन इज अ मोटिवेशन। अच्छा, मैंने कहा कि लॉजिक तो बात तो लॉजिक की कर रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे युवा हैं उनको कुछ भी अच्छा, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई सुंदर कन्या हो, सुंदर कन्या हर किसी को नहीं मिलती, अच्छे सफल व्यक्ति को ही मिलती है, सत्य वचन। ठीक है। तो उनको मैं सफलता के लिए मोटिवेट करता हूँ कि सफलता की तरफ जाना चाहिए। हर युवा यही चाहता है कि उसको बहुत सारा पैसा मिले, ठीक है। और आप अंक शास्त्र के ज्ञानी हैं, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे इसके लिए? पैसा हर कोई डिजर्व करता है और हर कोई बना भी सकता है, उम्र कुछ इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। 2 चीज़ें होती हैं डेट ऑफ बर्थ में, मूलांक और भाग्यांक। अभी बहुत रिसेंट में ही मैंने वीडियो बनाया है कि अपना करियर, अपने मूलांक और भाग्यांक 81 कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया उस वीडियो में। तो मैं चाहूँगा कि अगर करियर की कोई कन्फ्यूज़न है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए यूट्यूब पे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड ही आपका अल्टीट्यूड है, आप कितने ऊपर जाओगे, ठीक है। तो आपका मूलांक आपका एटीट्यूड बताता है, ठीक है। हमने पिछले पॉडकास्ट में 1 से लेकर 9 सब डिस्कस किया था। बिल्कुल। आप हर वो कार्य करिए जिसमें आपका एटीट्यूड आपको अलाउ करता है। कोई व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट है, अब वो बन जाए पब्लिक स्पीकर, तो वो जिंदगी भर प्रेशर में रहेगा। सत्य वचन। कोई व्यक्ति बड़ा एक्सट्रोवर्ट है और उसको जॉब ऐसे मिल जाए कि एक क्यूबिकल में बैठना है 9 से 5, तो भले पैसा मिल रहा है पर खुशी नहीं मिल रही है। तो हमें मूलांक यानी कि अपने व्यक्तित्व के हिसाब से काम, और भाग्यांक यानी कि जो भी लाइफ पाथ यूनिवर्स ने तय किया उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरा भाग्यांक 7 है, नंबर 7 केतु का होता है। ये अकल्ट की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, टीचिंग की बात करता है। मैं कभी इस लाइन में नहीं आना चाहता था, इससे पहले मैं कुछ और ही कर रहा था, ठीक है। तो उसमें बड़ी सफलता नहीं मिली थी। जिस दिन इसको समझा और इस लाइन में कदम रखा, एक मेरा मूलांक है, एक वाले वक्ता भगवान की दया से ठीक होते हैं, जैसे आप भी मूलांक 1 के हो, बोलते अच्छा है ये। तो अब टीचिंग की लाइन में एक वक्ता आ रहा है, ठीक है, मैं वही बन गया इवेंचुअली। तो लाइफ में सुकून है, सहजता है। बहुत पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो ऊपर वाले के है, पर मैं खुश हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में, लोगों को टीच करने में, बस ये सुकून है मेरे जीवन का। तो मैं इसी चीज़ को सफलता मानता हूँ कि मुझे जो काम पसंद है मैं वो कर रहा हूँ। आप भी अपने मूलांक या भाग्यांक से इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। पैसा तो चलिए जो जितनी मेहनत करेगा उतना कमाएगा, पर सुकून ज़रूर मिल जाएगा। क्या बात है। चलिए अगले आरोप की तरफ चलते हैं। ये भी इन्होंने बड़ी ही चातुर्यता से इससे बाहर निकले। अगले आरोप की तरफ चलते हैं। 7वां जो आरोप है वो भी बहुत संगीन है। वो संगीन इस तरह से कि आप लोगों को कर्म पर चलने की बजाय राशिफल, हर महीने का राशिफल, जनवरी का राशिफल, फरवरी का राशिफल, मार्च का राशिफल, ये राशिफल बता के आप अंधविश्वास में डाल रहे हैं। क्यों राशि पर इतना आप एम्फेसाइज करते हैं? कारण क्या है? मैं इसको ऐसे लेता हूँ सवाल को कि भाग्य के तरफ ज़्यादा ले जा रहा हूँ मैं लोगों को, कर्म की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। हाँ। आप बताइए अरविंद जी, आपने अपनी हाइट चूज की थी? नहीं। आपने अपने पेरेंट्स चूज किए थे? नहीं। इस जिंदगी में आपने बहुत कुछ है जो चूज नहीं किया है, वो इत्तेफाक से मिला है, वो प्री डेस्टिन्ड मिला है आपको जी। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि जिंदगी का हर एक कदम लिखा हुआ है, तो आपको इसे मानने में थोड़ी हिचकिचाहट होगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट आपको कमजोर महसूस करा देगा कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो मैं मेहनत क्यों करूँ? ये बात तो है। ठीक है।
और अगर दुखी हैं आप इस समय तो आप कहेंगे सब कुछ लिखा है, मेरी किस्मत में लगता है दुखी लिखा हुआ है। तो ये बात इंसान को पावरलेस फील करा सकती है। इसीलिए मार्केट में क्या घूमेगा, मार्केट में घूमेगा यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं, ठीक है। पर क्या सच में ऐसा है? सोचने वाली बात है, ठीक है। ज्योतिष खुद इस चीज को प्रमोट करता है कि आपका भाग्य आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। कैसे? ज्योतिष में हर एक प्लेनेट की एक दृष्टि होती है, जिसमें 7वीं दृष्टि यानी कि सीधा सीधा हर एक प्लेनेट देखता है। कुछ प्लेनेट है जो आड़ा टेढ़ा भी देख लेते हैं, पर सीधा तो सब देखेंगे। तो तीसरा घर कुंडली में हमेशा अपोजिट होता है 9वें घर के। जिनको थोड़ा बहुत आता है वो समझ जाएंगे, पर जिनको नहीं भी आता वो बहाव समझे। तीसरा घर मेहनत है। मेहनत हमेशा देख रही है 9वें घर को। 9वां घर आपका भाग्य है। तो ज्योतिष जब बना रहा था, जो भी बना रहा था, उसने ये बात वहां पे लिख के भेजी थी कि मेहनत से भाग्य हमेशा लिंक रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि क्या सच में कर्म से कुछ बदलता भी है या सब कुछ भाग्य है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इससे वेरी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर ये सोचने वाली बात तो जरूर है। पर सब कुछ राशिफल या भाग्य ही है, आपको क्या लगता है? अगर कोई यही मान के जिंदगी जी रहा हो। रविशंकर जी से पूछा, ठीक है, वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा नॉलेजेबल है, तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छा उत्तर दिया इस बात का। यही कि आपकी हाइट कितनी है अरुण जी? मैंने कहा 5 फुट 7 इंच। आपका वजन कितना है? मैंने कहा 80 किलो है। कह रहे हाइट बढ़ा लोगे अपनी? मैंने कहा नहीं गुरुजी हूँ। कह रहे पेट बढ़ा लोगे? मैंने कहा वो तो बढ़ जाएगा। कहे बस यही जिंदगी है कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल के अंदर है। मैंने कहा वाह गुरुदेव, वाह क्या बात है। चलिए अगले आरोप की तरफ चलते हैं। आरोप नंबर 8 जो बेहद संगीन है, जो हमारी इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है, कि आप घर तोड़वा रहे हैं। आप पर आरोप लग रहा है पंडित जी कि आप अपने रील्स के थ्रू लोगों के घर तोड़वा रहे हैं। प्लीज एक्सप्लेन। कैसे? जिनके घर में सीढ़ियां बनी हैं उन सीढ़ियों के नीचे उन्होंने टॉयलेट बना रखी है, हाँ जी। और आप रील में बता रहे हैं कि उसको तोड़वा दो, वो शुभ नहीं है। ऐसा क्यों तोड़वा रहे हैं आप? देखो, तो तोड़वाने का तो शब्द मैंने नहीं बोला, मैंने बस बोला वो ठीक नहीं होता, ठीक है। आप तो तोड़वा वो तोड़ेगा ही नहीं, कई सारे उपाय भी होते हैं, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु होता है, ठीक है, वो करा ले। मैं तो घर बचा रहा हूँ अरविंद जी, ठीक है। एक घर ही तो है जहाँ पे आप अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। कई लोगों की कुंडली बड़ी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, डेट ऑफ बर्थ, नाम वाम सब कुछ अच्छा है, पर घर खराब है, ठीक है। घर का वास्तु खराब है बेसिकली। कई लोग नए घरों में शिफ्ट होते हैं, दिक्कतें तुरंत शुरू हो जाती हैं। कई लोग जब घर की मरम्मत करवाने लग जाते हैं तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज को भी ज्योतिष आंसर कर देता है, ठीक है, कि आपके घर में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं वास्तु से भी ज्यादा यकीन करता हूँ एस्ट्रो वास्तु में। ओके। वास्तु के कुछ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो कि हर जगह अप्लाई होते हैं, पर वो कॉन्सेप्ट बने हैं ज्योतिष से ही, ओके, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों मंदिर होना चाहिए, ये बड़ी कॉमन सी बात है। वो रेलवे के स्टेशन पे भी 20 रुपए की वास्तु की किताब मिलती है, उसमें भी लिखा रहता कि नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों होना चाहिए। तो इसका आंसर जाकर मिलता है आपको एस्ट्रो वास्तु में, ठीक है, जहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और चौथे घर में उच्च के होते हैं गुरु जुपिटर, और जुपिटर ही देव गुरु हैं, तो देवताओं का स्थान नॉर्थ ईस्ट में बना। तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट निकल कर आया। थोड़ा सा टेक्निकल है, पर मैं समझा रहा हूँ। ये जितने भी इस दिशा में, वो उस दिशा में, ये सब कुंडली से ही निकल कर आया है। और यही बात है कि कुंडली एक घर में रहने वाले सबकी अलग अलग होती है, इसलिए हर इस घर का वास्तु सबके लिए अलग अलग तरह से काम कर रहा होता है। कई लोग ये बोलते हैं कि वास्तु शास्त्री घर पे आए, बोले अरे आपके यहाँ पे तो बाथरूम है, सारी गड़बड़ी इसी वजह से हो रही है। तो सामने वाला कहता है ये बाथरूम तो पिछले 25 साल से है, दिक्कत तो मुझे 1 साल पहले से शुरू हुई है। 25 साल में 24 साल में तो दिक्कत होनी चाहिए थी। सही बात है। आंसर कहाँ है? तो आंसर इसका वास्तु में नहीं, आंसर आपकी कुंडली में है, एस्ट्रो वास्तु में। तो अगर एक बेसिक फर्क मैं समझना चाहूँ वास्तु और एस्ट्रो वास्तु के बीच में, तो वो क्या है? जैसे कि एक गेट है साउथ वेस्ट पे, ठीक है, हो सकता है कि किसी की कुंडली में वो साउथ वेस्ट का गेट उसे पैसा दे रहा है, ओके, किसी की कुंडली में साउथ वेस्ट में गेट उसे बीमारी दे रहा है। अब वो उसी घर में रह रहे हैं, तो अब आप साउथ वेस्ट के गेट को कैसे ट्रीट करोगे? एक वास्तु शास्त्री आएंगे, वो या तो पिरामिड लगवा देंगे या टेप लगवा देंगे, पर कुंडली से भी ट्रीट किया जा सकता है, ज्योतिष से भी ठीक किया जा सकता है। ओके। तो ये डेफिनेशन है कि वही एक चीज पूरे घर में सबके लिए एक जैसी काम नहीं कर रही है, ठीक है।
तो इस तरह से जैसे कि जिस घर में हम लोग रहते हैं नोएडा में, मेरे ब्रदर के लिए वो घर बिजनेस ओरिएंटेड बनाने के लिए, तो जब से वो उस घर में आए तब से बिजनेस के थॉट ज़्यादा आते हैं। मेरे लिए वो घर ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए है, तो मैं जब से इस घर में पढ़ा मैं ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने देखा, तो दोनों भाई वही हैं, घर का वास्तु वही है, पर क्योंकि कुंडली अलग अलग है तो इफेक्ट दोनों पे अलग अलग हो रहा है। इस तरह से समझाना। चलिए, घर वही है, दोनों भाई भी वही हैं, लेकिन मान लीजिए कि घर का असर वैसा नहीं है, तो क्या वास्तु, एस्ट्रो वास्तु से वो बनाया भी जा सकता है? एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज होती हैं, ठीक है, जो कि आप ठीक कर सकते हो, अपनी कुंडली के उपाय भी कर सकते हो, और घर में वास्तु के भी कई सारे उपाय होते हैं, उन्हें भी कर सकते हो। पर फिर भी आपने जो रील बनाया था, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि एक सीढ़ी के नीचे आपने बहुत सारी चीजें बताई थी कि वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जी, ये बड़ी कॉमन सी बात है, मतलब मैंने जनरली देखा है हर घर में सीढ़ी के नीचे लोग टॉयलेट या फिर वॉशरूम बनाते हैं। आपने कहा वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और कौन सी कमी आपको दिखती है कि ऑलमोस्ट 90-80% घरों में वो कमी होती है, वास्तु दोष होता ही है? जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, घर छोटे होते जा रहे हैं, हाँ। रियल एस्टेट महंगा हो रहा है, सही बात है। तो लोग अपने किचन में ही मंदिर बना दे रहे हैं, या अपने बाथरूम में ही मंदिर बना दे रहे हैं, या कई लोग बेडरूम में मंदिर बना दे रहे हैं, जस्ट क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है। ये भी एक गड़बड़ चीज़ है, ठीक है। मंदिर का स्थान मतलब बेडरूम में, या वास्तु मना करता है बेडरूम में, किचन में या बाथरूम में आपका मंदिर नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक जगह कम होने की वजह से लोग बेचारे ऐसा कर पा रहे हैं। तो एक ये भी मैं वास्तु की बड़ी कमी देखता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि किसी के किचन में मंदिर है तो उसको क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए वहाँ से। मतलब कहाँ पे उसको शिफ्ट करें? आप कुछ दिशाएं हैं मंदिर को रखने की, कहीं भी रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा मंदिर बनाएं, जरूरी ये है कि उसे सही दिशा में बनाएं। आप नॉर्थ में बना सकते हैं, आप वेस्ट में भी मंदिर बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं। और वेस्ट से बड़ा अच्छा याद आया, पश्चिम की दिशा वास्तु में बोली गई है कि ये इच्छा पूर्ति की दिशा है। आप देखेंगे कई सारे जो ईश्वर हैं मंदिरों में, उनकी मूर्ति पश्चिम में लगाई जाती है, जो फेमस मंदिर हैं। तो आप भी अपने घर के पश्चिम में देखिए। अगर घर के पश्चिम में आपके सेंटर से खड़े हो जाना, सेंटर में कंपास खोल लेना है और देखना है घर के पश्चिम में क्या है। अगर घर के पश्चिम में किचन या बाथरूम है तो उस घर के लोगों के डिजायर नहीं पूरे हो रहे हैं, जो इच्छाएं रख रहे हैं वो डिजायर पूरे नहीं कर पा रहे हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो घर के पश्चिम में, क्योंकि वो डिजायर का हाउस है, आपको बाथरूम या किचन नहीं बनाना चाहिए। किचन जला देगा, बाथरूम फ्लश कर देगा। अब मान लेते हैं इनमें से कुछ नहीं, कोई रूम है या एनीथिंग एल्स है, वहां पे आप अपने डिजायर लिख सकते हो। आपने अपनी डिजायर लिख सकते हो। तो वेस्ट की डायरेक्शन के पास वो कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू वास्तु कि वो आपकी डिजायर फुलफिल कर सकती है। या वेस्ट की डायरेक्शन में बैठकर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। तो जो भी सोचोगे वो पूरा हो जाएगा। आप लिख सकते हो कि मैं खुश रहूं, तो भगवान आपको खुश रखेगा। आपकी इस वार्ता से मेरे दिमाग में एक आरोप आपके ऊपर आ गया जी। वो आरोप ये है कि आप अपने आप को एस्ट्रोन पंडित जी कहते हैं, लेकिन आप वास्तु का भी ज्ञान दे रहे हैं, आप शास्त्र का भी ज्ञान दे रहे हैं, आप मंत्रों को भी बता रहे हैं। इतना नॉलेज आपने कहाँ से लिया? कितनी लड़कियों को मारेंगे आप? ज्ञान शुरुआत हुई थी अंग ज्योतिष से ही, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, और मैं पॉडकास्ट करता हूँ, शुरू किया है, ठीक है। तो उसमें कई सारे अब संत महात्मा आने लग गए हैं। तो ये सब उन्हीं का ज्ञान है जो मैंने चोरी कर लिया है। जैसे अभी मैंने रविशंकर जी का आपको ज्ञान दिया थोड़ी देर पहले। तो मेरी एक ये आदत है कि मैं ज्ञान जहाँ से होता है चोरी कर लेता हूँ। तो ज्ञान चोरी करने का आरोप मैं कहूँगा कि मुझे वो है, क्या स्वीकार्य है, स्वीकार है। चलिए, तो अगले आरोप की तरफ चलते हैं, और अगला आरोप बेहद संगीन है, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। अब वो जो आरोप लगा है बेसिकली वो ये कहता है कि आप कहने को पंडित जी हैं, जी, कहने को आप सात्विक हैं, लेकिन आप इंटीमेसी और बेडरूम रोमांस तक की बातें कर लेते हैं। देखिए, मेरा जीवन जो है ना वो मेरे ऑडियंस के लिए है, ठीक है। बेडरूम रोमांस की मुझे उतनी जरूरत नहीं जितना ऑडियंस को। अच्छा। जैसे आप और मैं जी, ठीक है, आपके लिए बताया मैंने वो उपाय। पर क्यों? मतलब क्योंकि एक सवाल है। बेडरूम रोमांस कितनी जरूरी चीज है। सेक्स हर एक शादी, हर एक रिश्ते के लिए मूलभूत चीज है। बिल्कुल सत्य। आप दुनिया भर की बात कर लो, बेबी बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, पर अगर आप उसे प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो रिश्ता नहीं टिकेगा। अब आप दुनिया में अच्छा बनने के लिए चाहे कितना कुछ कह लो, पर यही परम सत्य है। क्यों है ये परम सत्य? इसका भी आंसर हमारे शास्त्रों में है। 84 लाख योनियां होती हैं तब इंसान का जीवन मिलता है। इन 84 लाख योनि में आपने एक काम है जो हर योनि में कॉमन किया है, वो है रिप्रोडक्शन। दैट इज वाई इस लाइफ में आपको क्या होता है कि इस लाइफ में आप कितने सात्विक बन जाओ, बड़े से बड़े ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, पर ये डिजायर नहीं जाता मन से।
वो सात्विक गुरु या ब्रह्मचर्य पालन करवा ले, बोलेंगे नहीं आपसे, पर अट्रैक्ट तो वो भी होते हैं, ठीक है। तो आप बने ही ऐसे हैं, आपको बनाया ही ऐसे गया है, तो भागना क्यों उसमें, ठीक है। इसको तो खुलेआम बोलना चाहिए। भारत में ये एक शब्द ना बड़ा हुआ है, ठीक है, टैबू बना हुआ बहुत है। अब फॉरेन कंट्रीज में जाए, हंस खेल के बच्चे बातें करते हैं, ठीक है। इसीलिए भारत की मैं किसी टीचर का वो रील देख रहा था, उन्होंने कहा था कि भारत में क्योंकि इस शब्द का बहुत हवा है, आप गली गली मोहल्लों मोहल्लों में इकबाल, बाबा बंगाली, इन सब के पोस्टर देख लोगे कि नामर्दी से छुटकारा पाए, ठीक है। क्यों? इसी देश में क्यों होता है? इसी वजह से होता है कि आपको खुल के बात करनी चाहिए। ये आप बनाए ही ऐसे, प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है। तो मैं भाई जनता के भले में काम कर रहा हूँ, आप उसमें आरोप लगा रहे हो, तो ये आरोप तो वकील साहब बिल्कुल गलत है। लेकिन चलिए, आप कह रहे हैं कि आप एक भला का काम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से कुछ प्रश्न इसमें भी उठ रहे हैं। इन आरोपों में थोड़ा सा हम तय में जाना चाहेंगे, फिर उसके बाद तो आखिरी सब आरोप, हाँ सब आरोप। तो हमें ये थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं, सवाल आ गया दिमाग में कि ठीक है, आप चाहते हैं कि समाज का भला हो, हर क्षेत्र में हो, और परिवार तो तभी आगे बढ़ेगा जब हम इसकी बात करेंगे, जब हम सेक्स की बात करेंगे। लेकिन आपकी पहला छोटा सवाल है कि आपको कभी इमेज की चिंता नहीं होती कि यार मैं एस्ट्रोरन पंडित जी हूँ, कल को मैं इंटीमेसी पे ज़्यादा वीडियो बनाने लग गया तो एक इमेज पोर्ट्रे होने लग जाएगी, भारत है आखिरकार, तो कभी उसकी चिंता नहीं होती? इमेज की चिंता उनको होती है जो कुछ गलत कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति कुछ गलत करे, उसे इमेज की बहुत चिंता होगी कि मेरी इमेज सुधरे, और बेचारे के नसीब में तो कहीं ना कहीं बदनामी आ ही जाती है। तो मैं ऐसा कुछ गलत कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सादे से उपाय बता रहा हूँ कि महाशिवरात्रि कब है, सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए क्या करना चाहिए, या फिर आपको प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं कोई भ्रम नहीं फैला रहा, मैं कभी नहीं कहता कि पड़ोस वाली आएगी आपकी बाहों में खेलते हुए इन 7 दिनों में, कभी आप मेरे मुंह से नहीं सुनोगे ये, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बिलीव करता इस पे कि ऐसा कभी हो सकता है, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता कि अपनी सौत से छुटकारा पाएं, ठीक है, आपके पति को अफेयर से वापस लेकर, ये सब फालतू की बातें मैं नहीं करता। मैं करता हूँ बिल्कुल जो चीज़ मैंने पढ़ी है, किसी न किसी किताब में पढ़ी है, या फिर मैंने कहीं ना कहीं अनुभव में प्राप्त करी है, ठीक है। जैसे कुछ टाइम पहले मैं टैरो कार्ड पे यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था टैरो कार्ड से कैसे कोई कुछ बता सकता है। हमारा तो जो हिंदू धर्म के विज्ञान रहे हैं, ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, यही सारे विज्ञान है, टैरो तो विदेशी है। एक दिन मेरा पाला पड़ गया एक टैरो की कार्ड रीडर से। वो थी मेरी स्टूडेंट, वो मुझसे ही एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी। तो ऐसे ही मैंने क्लास में किसी दिन बोला, उन्होंने कहा आपकी रीडिंग करते हैं। अब उन्होंने ऐसी तगड़ी रीडिंग करी, मेरे तो होश ही उड़ गए। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं उनसे टैरो सीख रहा हूँ, ठीक है। तो अब कुछ दिनों में वो हमारे प्लेटफॉर्म में भी आएंगी, ठीक है, टैरो कार्ड सिखाएंगी। तो अब मेरा अनुभव बदल गया, तो मेरा विचार इसलिए बदल गया, ठीक है। मेरा जब तक अनुभव नहीं था तो मेरा वो विचार था। तो मैं जो बातें करता हूँ तो अनुभव की होती हैं, किताबों की होती हैं। मैं कभी गलत बात नहीं करता, इसलिए मुझे इमेज की इतनी डर नहीं है, चिंता, ठीक है, कुछ गलत नहीं कर रहा। एक बात तो बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी, कि जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि आपको इमेज का डर तो नहीं है, तो इनका जवाब बड़ा सिंपल था, मैं कोई गलत काम ही नहीं कर रहा। तो इनके हिसाब से सेक्स की पे बात करना, जो कि एक कॉमन, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे एक क्रिया है, अगर सही तरीके से की जाए, खाना भी सही तरीके से खाए तो शरीर को फर्क नहीं पड़ता, गलत प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे भी ये भी क्रिया है। आप जो गलत नहीं मानते, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप कहते हैं कि इस पे आपने बहुत स्टडी की है और स्टडी करने के बाद जो आपको उपयुक्त लगता है वो आप शेयर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से बताएं हमारी, जब आप आरोप लगी गए हैं आप पे और आप कहते हैं कि आरोप सिद्धार्य नहीं है, तो इंटीमेसी बढ़ाने के लिए आपने क्या उपाय बता दिया था? जैसे कि इंटीमेसी बढ़ाने के लिए डॉक्टरी कई सारे उपाय होते हैं। अब पर क्योंकि मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर, तो मैं जो रेमेडी बताऊंगा वो एस्ट्रोलॉजिकल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीमेसी बढ़ाने के लिए आपको एक तो रोज क्वार्ट्स आता है, ठीक है, और एक लेपिस आता है। ये 2 क्रिस्टल आते हैं, इनको साथ में पहनना चाहिए, ठीक है। तो भी आपके अंदर वो जो विचार हैं वो आएंगे। दूसरी चीज, यही तो आरोप है पंडित जी। आप सोचिए इंटीमेसी बढ़ानी है और हम यहाँ पर क्वार्ट्ज लगवा रहे हैं बेडरूम में, वहां से कैसे इंटीमेसी बढ़ जाएगी? इन सभी क्रिस्टल्स की ना एक तरंगे होती हैं, ठीक है, जो कि आपके विचारों के साथ काम करती है, ठीक है। जैसे कि कभी हस्बैंड या वाइफ में झगड़ा लड़ाई हो जाता है, कुछ ही देर बाद वो सुलझ भी जाता है जब दिमाग की तरंगे शांत हो जाती हैं, तो ये क्रिस्टल वो काम करते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, इसमें रुद्राक्ष भी काम करते हैं। रुद्राक्ष कैसे काम करते हैं? आप गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर पहनते हैं, ठीक है, तो ये एक तो बहुत रेयर रुद्राक्ष है, ठीक है। इसमें 2 रुद्राक्ष एक साथ मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपके प्रेमी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, उनमें ज्यादा रिस्पेक्ट भी, रुझान भी बढ़ाता है ये रुद्राक्ष। तो ये दोनों कोई भी पहन सकता है, लड़का हो चाहे लड़की।
नहीं, वैसे इस मुद्दे पर बात इसलिए भी करनी ज़रूरी है। अभी मैं थोड़े दिन पहले गुड़गांव में था और वहाँ हमारे एक वकील दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि गुड़गांव में सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा तलाक के केसेस। ऐसा ही है। उन्होंने बोला कि इतने तलाक के केसेस आ रहे हैं कि पूछो मत, शायद इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई है। तो इतने तलाक के केसेस के पीछे सबसे बड़ा रीज़न शायद ये भी होगा कि इंटीमेसी या फिर आपसी जो प्रेम भाव है बेसिकली जो होना चाहिए वो ख़त्म हो गया है। तो उसको बढ़ाने का अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने जो एक उपाय बताया ठीक है, पर अगर वही पिंक क्रिस्टल ना खरीद पाए तो उसके अलावा कौन सा वास्तु दोष वो ठीक करे कि हाँ उनके रिलेशन आपस में ठीक हो जाए? वास्तु के हिसाब से अगर आपको इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपना बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए। ये इंटीमेसी की डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर अगर कपल अपना रूम बनाता है तो इंटीमेसी इंक्रीज होती है, ये वास्तु कहता है। क्या बात है। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया में, भारत देश में टैबू क्यों है, जबकि कामसूत्रा भी यहीं से निकला हुआ है? हाँ, लोग फिर क्यों इसके बारे में बात? सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे स्कूल में इमोशन को प्रोसेस करना नहीं सिखाया जाता। आपका ब्रेकअप हो गया तो क्या करना चाहिए, ये किसी ने नहीं सिखाया आपको। आपको किसी से जलन हो गई, अब आप घुटते जा रहे हो बेचारे से जलन के मारे, अब ऐसे में क्या करना, किसी ने सिखाया क्या? नहीं सिखाया आपको। आपको बहुत ज़्यादा आप महत्वाकांक्षी हैं, आप दिन रात एक कर दे रहे हैं, आपको कब थमना है, इस इमोशन को किसी ने कंट्रोल करना सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। तो भारत देश में, जबकि ये वो रिच कंट्री है जहाँ पे इन सारी चीज़ों की बात हुई, योगा की बात हुई, आयुर्वेदा की बात हुई, ध्यान की बात हुई, उसी देश में दुर्भाग्यवश हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना अब कोई नहीं सिखाता। ऐसे ही सेक्सुअल बातें या सेक्स के लिए जो टैबू बना है, ये भी स्कूल से ही बना है। अब शायद कई स्टेट में स्टार्ट भी हो गई है सेक्स एजुकेशन, पर नहीं थी, इसलिए जो बातें नहीं सिखाई जाती हैं वो इंसान गलत जगहों पे सीखने जाता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सारा मन गलत चीज़ों में अपने आप लग जाता है। एक धर्म को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आप तक पहुंचने के लिए धर्म की बातों को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पर जो बातें गलत हैं, ठीक है, वो अपने आप तक पहुंच जाएंगी। तो ये भी एक कड़वा सत्य है, बस इसीलिए टैबू है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग जगहों पे सिखाई जा रही हैं, अलग से इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बने, इंस्टीट्यूट बने हैं जो मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदा सब सिखा रहे हैं। ये क्या है, मेडिटेशन क्या है, हाउ टू इम्ब्रेस योर इमोशन, उनको कैसे और ज़्यादा प्रोसेस करो। आप देखते होगे कि कई सारे बाबा लोग ऐसे छूते हैं बच्चे, किसी को रोने लग जाता है, या प्रेमानंद मथुरा वाले महाराज जी वो भजन करते हैं तो लोग रोने लग जाते हैं। क्या है, ये दिल में अनाहता चक्रा होता है। ये सारे इमोशंस को ले तो रहा है पर प्रोसेस नहीं कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो किसी दिन कोई इनलाइटन बीन आके छूता है आपको, या भजन सुनते हो कभी तो फूट पड़ते हो, रोने लग जाते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सीखनी चाहिए। तो जो भी पेरेंट्स हैं उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अब आपको इतनी नॉलेज, और तो बहुत रिसोर्सेज हो गए ऑनलाइन, लोगों के कई सारे मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदा के कोर्स हैं, आपको ज़रूर अपने बच्चों को उसमें डालना चाहिए ताकि वो प्रोसेस कर सके। ये सब चीज़ें छुपाने दबाने वाली नहीं है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा छुपाई जाती है ना, वही सबसे ज़्यादा निखर के आती है। जैसे आप देखोगे ना, जिनके पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट है उन्हीं के बच्चे सबसे ज़्यादा बदमाश हैं, और जिनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खुली छूट दे रखी है, उनके बच्चे उतने ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। क्या बात है, आप इतने अच्छे बढ़िया तरीके से इसको समझा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक और सवाल है, तो मैं पूछ लेता हूँ। मैंने सोचा कि आपके पास क्योंकि उसके उपाय हैं, इसीलिए आजकल यंग एज में बच्चों का ब्रेकअप बहुत होता है। गर्लफ्रेंड छोड़ गई, ये लड़की को बॉयफ्रेंड छोड़ गया, ब्रेकअप हो गया, वो इमोशन को कैटर कैसे करें? बिजी रह के, ओके, ठीक है। सिर्फ एक ही नज़र है, एक ही जरिया है, आप बिजी ज़रूर रहिए, ठीक है। और ज्योतिष की अगर बात करूं तो एक क्रिस्टल आता है, उसे कैटसाई बोलते हैं। ओके, ये केतु का क्रिस्टल है। ओके, तो सिर्फ ब्रेकअप का ही दर्द नहीं, कोई आपके जीवन में किसी की डेथ हो गई है सपोज, उसका दुख नहीं जा रहा है, फेलियर हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई भी एक ऐसा पेन, कोई एक ऐसा इमोशन है जो आपके मन से नहीं जा रहा है ना, बहुत टाइम हो गया, तो आप कैटसाई का ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए। ये डिटैचमेंट का ब्रेसलेट है। हमें जीवन में लोगों ने अटैच होना सिखा दिया, किसी ने डिटैच होना नहीं सिखाया। और डिटैचमेंट इज ब्लिस। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी चीज से डिटैच होना सीख जाता है ना, वो सबसे ज्यादा सुखी आदमी है। इसीलिए कुंभ राशि वाले लोग ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डिटैचमेंट वाली राशि है, ये डिटैच हो जाते हैं चीजों से। तो इसलिए आपको कैटसाई ब्रेसलेट पहन सकते हो, कैटसाई की माला भी आती है, वो भी पहन सकते हो। इसमें कुछ नहीं देखना लड़का लड़की, ठीक है। आराम से व्हाइट कलर का ब्रेसलेट है, किसी भी हाथ में आराम से आप पहन सकते हो। तो ये ज्योतिष का उपाय हो गया। और प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि आप अपने आप को व्यस्त कर लो। आप जैसे लोग मास्टरबेट करते हैं, या फिर लोग दुखी होते हैं ब्रेकअप के लिए, जब वो खाली है,
अगर आप बेड पे जा रहे हो, अपने आप से पूछो कि सोने के लिए जा रहे हो कि मरने के लिए जा रहे हो, बस वही आंसर मिल जाएगा आपको। करेक्ट। वैसे आप जब ये ब्रेसलेट और ये जो इविल आई की बात कर रहे थे आप, तो ये सब कहाँ से, अगर किसी को परचेज करना हो तो कहाँ से करें? जब हम इस फील्ड में आए थे तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम थी। हर कोई दूसरा व्यक्ति ये पूछता था, आप ये उपाय तो बता दे रहे हो पर लोग लेना कहाँ से, सही बात। कहाँ मिलेगा? तो हम पहले बताते थे वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, फिर शिकायत आती थी आपने बताया उधर से ऐसा मिल गया। तो फिर हमने खुद ही ये इनिशिएटिव लिया, छोटा सा, बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है, ठीक है, कि आपको ब्रेसलेट या कोई रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, तो जेम्स मंत्रा से आपको मिल जाता है, ठीक है। बस इनिशिएटिव उद्देश्य ये कि सही चीज़ मिल जाए इंसान को, सही दाम पे मिल जाए, बस यही एक है। तो जेम्स मंत्रा दुनिया पूरे ब्रह्मांड की सबसे अच्छी वेबसाइट है। क्या बात है। चलिए सेकंड लास्ट आरोप की तरफ चलते हैं। जो सेकंड लास्ट आरोप है वो ये कहते हैं कि आप एस्ट्रो अरुण पंडित कम और लव गुरु ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसी क्यों रीले बनाते हैं आप जिसमें किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना, किसी की इंटीमेसी, बस इन्हीं के ऊपर बातें हो रही हैं? मैं लव गुरु नहीं हूँ, ठीक है। मैं गुरु तो मैं हूँ नहीं, पहले बात, गुरु एक बहुत बड़ा शब्द होता है, ठीक है। और मैं एक ज्योतिष हूँ अभी फिलहाल, जो लोगों की मदद करता है। तो मैं प्यार एक ऐसा मामला है ना, रील बहुत शेयर होती है, ठीक है, तो ये वहाँ भी लोगों की मदद करता हूँ। दूसरा, अगर किसी को करियर में, जॉब में प्रॉब्लम है, इमोशन कोई प्रॉब्लम है, मैं वहाँ भी हेल्प करता हूँ। और मेरा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को जो सनातन धर्म है उससे जोड़ना, त्योहारों के बारे में बताना, वो क्यों मनाए जाते हैं उनके बारे में बताना, और उससे भी बड़ा जो मेरा विज़न है कि ज्योतिष के बारे में जो एक गलत भावना है लोगों के मन में, वो दूर होनी चाहिए। तो जब तक जीवित हूँ मैं ये काम ज़रूर करूँगा कि ज्योतिष इतना सिखा दूंगा, आपको इतनी अच्छी बातें बता दूंगा लॉजिकल, क्योंकि आजकल के लोग सिर्फ लॉजिकल बातें सुनते हैं, ताकि आपके मन में जो भ्रांति है इसको लेकर वो दूर हो जाए। आखिरी आरोप की तरफ चलते हैं और उसके बाद आज का हम इस एपिसोड का अपना फैसला सुनाएंगे। अब आखिरी आरोप लगाया जाता है कि आपकी वीडियोस के थ्रू भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या, शास्त्र, देवी देवता, मंत्रों का बहुत प्रचार करते हो आप। ऐसा क्यों? ये आरोप तो मैं हंसी खुशी स्वीकार करूंगा, ठीक है, कि जी हाँ, मैं भारतीय देवी देवताओं के, मंत्रों के, और जो भी सनातन धर्म रहा है, जो भुलाया जा रहा है या लोगों को गलत बातें बताई जा रही हैं, उसको मैं ठीक करता हूँ। तो इस खुशी ये आरोप स्वीकार है आपका। ये जो मंत्र, मैंने आपकी आखिरी रील देख रहा था जिसमें आप मंत्रों की शक्ति के बारे में बात कर रहे थे, स्पेशली गायत्री मंत्र की जो शक्ति थी उसके बारे में बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक बार आप एक्सप्लेन करें कि गायत्री मंत्र की शक्ति के बारे में आपको कैसे पता लगा और वो शक्ति आखिर है क्या? मैं शायद गायत्री नहीं, सूर्य भगवान के लिए मंत्र बता रहा था लास्ट वाली, जिसमें 42 से 44 शब्द थे। हाँ, वो सूर्य गायत्री मंत्र था, ठीक है। जैसे सारे मंत्र ये माना जाता है, चाहे सावड़ मंत्र हो, चाहे सात्विक मंत्र हो, ये भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, ठीक है। भगवान शिव ने, आदि योगी ने डमरू बजाया तो ये मंत्र निकले। मंत्रों को अगर आपको सही तरह से पढ़ना आ गया तो आपको बहुत लाभ होता है। अब जैसे कि एक कॉमन सी गलती, हमें ना पता नहीं किस बात की जल्दी है, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये मंत्र पढ़ रहा है। ये मंत्र पढ़ना नहीं है, ये ड्रामेबाजी है। आपको अगर मंत्र पढ़ना है, कभी भी मैं अक्सर कहता हूँ, जितना शांत स्वर में आप पढ़ेंगे उतना आपको लाभ होगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ये एक रिदम है। जब आप इस तरह से मंत्र पढ़ते हैं तो इसका लाभ होता है आपको इंस्टेंट, 10 मिनट में लाभ दिखाई देता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, दिमाग तुरंत काम हो जाता है। अब मंत्र हैं क्या? अधिकांश जो मंत्र हैं जो ज्योतिष में यूज होते हैं वो एक डायटी की प्रार्थना है। जैसे आपसे आपके पिताजी बड़े नाराज हो गए, पापा माफ कर दो, गलती होगी दोबारा नहीं करेंगे। आप अगर यही याचना बार बार करोगे तो पिताजी माफी कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही याचना है, सूर्य देव से हो, चाहे शनि देव से हो, चाहे बृहस्पति से हो, कि हम आपका ही अंश है, हमको माफ करिए, ठीक है। और मंत्रों में जो वाइब्रेशन होती है, जब आपका गला और आपके लिप्स वाइब्रेट करते ना तो असर भी करता है, ठीक है। अब मंत्र कई तरह के हैं, महामृत्युंजय मंत्र की क्या महिमा है आप जानते ही हो, ठीक है। और एक छोटे छोटे मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय। जैसे अभी एक बड़ा अच्छा याद आया, कोई भी व्यक्ति जिसको धन की समस्या हो रही है, मनी की प्रॉब्लम हो रही है, तो माँ लक्ष्मी का एक अक्षर का मंत्र है, श्रीम। आप ये मंत्र रोज नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ने लग जाओ, 20-25 दिनों में कुछ ना कुछ आपको जरूर लाभ दिखाई देगा, पहला। दूसरा, ऐसे ही लक्ष्मी सूर्य मंत्र है, ओम श्रीम सूर्याय नमः। ये आप जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ रोज सुबह, तो रोज 11 बार पढ़ो, 20-25 दिन बाद कमेंट करने आ जाना वापस इसी वीडियो पे।
सूर्य लक्ष्मी मंत्र पढ़कर जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो, सबसे पहला तो आपका डिसिप्लिन बनता है। और एक चीज अगर ये डिसिप्लिन बन जाए किसी के जीवन में ना, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबसे पहले तो आप 8 बजे के बाद चढ़ा नहीं सकते, आपको 6 से 8 बजे के बीच ही चढ़ाना है। चढ़ाने से पहले नहाना पड़ेगा, सुबह ठीक है। चढ़ाने से पहले आपको नहाना पड़ेगा। सूर्य की किरणों में विटामिन डी हम सबको पता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो सुबह उठ रहा है, नहा रहा है, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा है और उसके बाद सूर्य की किरणों से विटामिन डी यानी उसकी हेल्थ भी ठीक हो रही है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। कंपैरिजन तो जो 12-1 बजे उठ रहे हैं, कुछ भी कभी भी कर रहे हैं, तो एक काम में डिसिप्लिन तो बनना है एटलीस्ट आपका। यही लॉजिक था सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे, यही लॉजिक, इसीलिए सबको कहा जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाइए आप। और जब आप सूर्य लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं तो चेहरे पे एक तेज आता है, चेहरे पे एक चमक आती है। सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, तो जिनको बहुत डर लगता है कि अपनी बात कह नहीं पाते, उनको ये काम जरूर, ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए। एक माँ लक्ष्मी का 1 अक्षर का मंत्र स्ट्रीम बहुत पावरफुल है, करके देखो, फिर रिजल्ट बोलेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल एक बड़ी समस्या है, मैं चाहता हूँ उसके लिए भी आप उपाय बताएं। जो युवा हैं, पढ़ तो रहे हैं, डिग्री भी ले रहे हैं, लेकिन आगे नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए वो क्या करें? इसके लिए सबसे पहले मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम खुद एक काम करते, एक संस्था चलाते हैं, आप भी एक संस्था चलाते हो, कुछ छोटा मोटा काम करते हो। हमें खुद काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, पर हमें सच में नहीं मिल रहे हैं स्किल्ड। हाँ, पीपल, ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते होगे, ठीक है, कि हम मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, पर हमें वो स्किल नहीं मिल रही है। पहले मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि यार लगता है नौकरियां ही कम होंगी, लोग ज़्यादा हैं, इस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन जैसे भगवान की दया से जब इस काम में उतरे ना, तब हकीकत पता चली कि नौकरियां तो बहुत है, नौकरियां बहुत है, हर कोई व्यक्ति देना चाहता है। जैसे हमें अपनी पर्सनल बात बताएं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वीडियो एडिटर को खोजने में आती है। कब से खोज रहे हैं, 6 महीने हो गए हमें खोजते हुए, ठीक है। कोई मिल भी रहा है तो वो कोई काइन मास्टर से एडिट कर रहा है, कोई किसी से एडिट कर रहा है। हमें एक प्रॉपर वीडियो एडिटर चाहिए जो यूट्यूब के बड़े बड़े लेंदी वीडियो एडिट कर सके। हम उसको अच्छी सैलरी भी देने के लिए रेडी नहीं मिल रहा है। हमने क्या नहीं ट्राई किया, हमने naukri.com, LinkedIn, एनीथिंग, सब कुछ ट्राई किया। एक स्किल है ना, जरूरी तो नहीं इसके लिए आपने बीटेक किया हो तभी आप वीडियो एडिटर बन जाओगे। सत्य वचन। तो लोगों को समझना चाहिए, एक तो सरकारी नौकरी के पीछे जो दौड़ लगी हुई है, इसे भी छोड़ना चाहिए। वही मैंने कहा ना, डिटैचमेंट। आपकी सरकारी नौकरी से अटैचमेंट हो गई, आपने शादी कर ली उससे 21 साल की उम्र में, अब 32 तक वो छोड़ ही नहीं रहे हो आप उसे, तो आपके पास एक तो जवानी चली जाती है आपकी, और बहुत कुछ चला जाता है ना। जवानी नहीं, एक शब्द में जवानी नहीं कह सकते, आपका कॉन्फिडेंस, आपका घर परिवार, आपकी रौनक सब चली जाती है अगर आप 10 साल तक बिल्कुल बिना जॉब के बैठे हो। आप अपने नज़रों के सामने अपने दोस्तों को शादी करते हुए, बच्चे पैदा करते हुए और जीवन में आगे बढ़ते हुए देखते हो, बहुत कुछ चला जाता है। तो यहाँ पर डिटैच होना ज़रूरी है। आपको अपने, जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब, मेरा बस मानना है, बाकी तो आपकी मर्जी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को टाइम लिमिट दे दो कि भाई 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कुत्ते की तरह मैं तैयारी करूँगा मर मर के, ताकि जिस दिन छोड़ के जाऊँ उस दिन गिल्ट ना हो कि यार थोड़ा और मेहनत कर लेते। तो 2-3 साल अपने आप को दीजिए, पूरी जी जान लगा के तैयारी करिए। कहते कितनी अच्छी कहावत है कि खुद को कर बुलंद इतना कि भगवान भी पूछे आपसे कि आपकी रजा क्या है, कि क्या चाहते हो भाई, तू भी बता दो। तो ये करना चाहिए। फिर नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है ना हो। अभी कोटा में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, अभी न्यूज़ सुनी, उसने सुसाइड लेटर में लिखा आईटी नहीं हो रहा। आपने आईटी किया, मैंने आईटी किया, ठीक है, बात है। तब भी हम जीवन में ठीक ठीक कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, सही बात है। तो सब कुछ आईटी तो नहीं है। तो वो बच्चा चला गया, क्या बीत रही होगी माँ बाप पे। तो कई बार जिन चीज़ों को हम बहुत बड़ी मानते हैं वो उतनी बड़ी है नहीं। सत्य वचन। आप देख लो, अपने सारे एग्जाम्पल दुनिया के सामने हैं। आईटी वाले भी अच्छा कर रहे हैं, बिना आईटी वाले उनसे भी अच्छा कर रहे हैं। सत्य वचन, ठीक है। सो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, उसके पीछे शादी करके मत पड़ जाओ। छोड़ना भी सीखो कि 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब छोड़ दूंगा मैं, नहीं हुआ तो कुछ और कर लूंगा। इससे ज़्यादा आगे मेरे टीचर मुझसे कहते थे कि यूपीएससी जैसे मैं करता था, तो उन्होंने कहा था 2 साल की कसम खा लो, 2 साल में हुआ तो हुआ, नहीं तो कुछ और कर लेना। 2 साल मैंने एक बार प्री नहीं क्लियर हुआ, एक बार प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं क्लियर हुआ, मैं छोड़ दिया और इत्तेफाक से इधर आ गए। मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ अभी तो, जो भी है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। जॉब नहीं लग रही, जॉब बहुत सारी हैं, लोग मरे जा रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों के लिए। जैसे मैं बात करता हूँ अपने क्लाइंट से,
बस आपको थोड़ा सा इतना सा स्मार्ट होना है और इतना ही स्किलफुल होना है, स्किलफुल होना है। बस। बहुत सारी जॉब्स हैं आपके लिए। जो प्रश्न था वो मेरे दिमाग में कुछ इस तरह से आ रहा था कि बड़ी यंग एज है आपकी, इतनी यंग एज में, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी कर लिया आपने इन सब चीज़ों का। जब 2021 में मिले थे और आज 2024 आ गया है और काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बहुत मैच्योरिटी आ गई आपकी बातों में, और आपको ऊपर बढ़ते देख हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे पंडित जी टीवी पर आ रहे हैं, सीधे साक्षात दर्शन दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पर मेरा सवाल ये भी है, उठता है उसमें से, कि इतनी यंग एज में जहाँ लोग पैसे, थोड़े बहुत पैसों के लिए या लड़कियों के पीछे घूमते हैं, आपने इस शास्त्र को सीखने की इतनी ललक कैसे पैदा हो गई? मेरे अंदर कोई ललक नहीं थी शास्त्र को सीखने की, ओके। पर ये शास्त्र चाहता था मैं इसे सीखूं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चूज़ किया, और ये एस्ट्रोलॉजी सबके साथ करती है। जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं या जो भी इस सब्जेक्ट को सीख रहे हैं, ये उनकी विल नहीं है, ये इस सब्जेक्ट की विल है कि ये उसने उन्हें चूज़ किया। क्योंकि जब आप ज्योतिष पढ़ते हो ना, तब आपको ये लगता है कि जो चाह रहे हो ना, वो चाहत भी आपकी नहीं है। ये चाहत भी यूनिवर्स ने आपको दी है कि आप चाह रहे हो ये हो जाए या वो हो जाए। क्या बात है। तो ये चाहत भी आपकी नहीं है। क्या तो ज्योतिष शास्त्र ने हमें चूज़ किया, मैं तो यही मानूंगा, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे चूज़ किया उसने। क्या बात है। तो यहीं पर हमारे सारे आरोप खत्म होते हैं। एक दो आरोप थे, वो इतने संगीन नहीं थे, इन्होंने बड़े खुले दिल से स्वीकार कर लिया कि हाँ वो इन्होंने किया है, तो उसके लिए हम इनको क्या ही सजा देंगे। बट बाकी आरोप जितने भी हैं उनसे हम इनको खारिज करते हैं, रिहा करते हैं, और आज के इस एपिसोड को इनके मधुर वाणी के साथ हम खत्म करेंगे। जाते जाते हमने आपको सारे आरोप से रिहा कर दिया है। आप बिल्कुल साफ पाक छवि के साथ अब बेंगलोर से वापस नोएडा की तरफ जाएंगे। यहाँ से जाने से पहले ना, दुनिया से तो भगवान करे कि आप लंबी उम्र हो आपकी, जितना जिए, जितनों का भला कर सके उतनों का करें। बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ने से पहले जो हमारे जितने भी युवा हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको अगर 3 एडवाइसेस, ताकि उन पे कभी ऐसे आरोप ना लग पाए, क्या देना चाहिए? 2 एडवाइस मैं देना चाहूँगा। पहला तो हमेशा अपने रूट्स से जुड़े रहिएगा, ठीक है। आपके रूट्स में इतना बड़ा खजाना है कि आपको सच में आइडिया नहीं है। बाहर के लोगों ने यहीं की आके चीज़ें सीख सीख के आपको ही रीपैकेज करके दे दी, और आपको पता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि शुरू तब कर दो जब तैयार नहीं हो। डर लगेगा, हारने का भी डर लगेगा, गिरने का भी डर लगेगा, मज़ा बहुत आएगा। वो गुड्डू भैया क्या लाइन कहते हैं कि शुरुआत मजबूरी में किए थे, पर अब मज़ा आ रहा है। यही होगा आपके साथ। तो यही मेरी एडवाइस है अरविंद जी। क्या बात है। 24 कैरेट का गोल्ड होता है ना, वैसी खरी स्माइल है और वैसे ही खरे खरे जवाब इन्होंने दिए हैं। तो हम पंडित जी से, मतलब हम तो क्या ही, हम इनको क्या ही दे सकते हैं, बट एक उपहार के तौर पे ये बटन दे दे। नहीं, इससे भी बहुत ही पवित्र चीज़ हम लाए हैं, जो 24 कैरेट गोल्ड से बनी है। तो प्लीज़ आप लाइए। हम पंडित जी, मैं आपको वैसे बता देना चाहता हूँ इनको देने से पहले कि हमारे जीवन में जब से आए हैं, वैसे ये हमें बोलते हैं कि हम लकी, हम भी ये बोलते हैं कि हमारे लिए बड़े लकी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं हम कि हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी लाइफ में जो इन्होंने अपने उपायों से मुझे निकाला है। मैं स्वीकार करता हूँ इसको, क्योंकि पंडित जी ना होते तो शायद उनसे कैसे बाहर निकलना शायद हमें पता नहीं होता। तो ये एक छोटा सा भेंट, उपहार, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको खोल के देखें, और आपकी वो जो 24 कैरेट गोल्ड की जो स्माइल है, ये बड़े प्यार से खुलता है। ये जो दिया है ना, अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, तो दिल की चीज़ दे दिया आपने। तो ये कृष्ण भगवान जी हैं, 24 कैरेट के हैं। क्या बात। तो पंडित जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमेशा करते रहें, और मैं चाहता हूँ कि इसमें इनके भगवान जो आज हमने उपहार में दिए हैं, बस इनके 24 कैरेट गोल्ड की तरह इनके करियर को बुलंदियों पर, और ये अपने जितने भी इनको देखने वाले हैं उनके करियर को बुलंदियों पर पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आप खुशियां बखेरते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हम यही अरविंद जी बुलाने कामना के लिए, करते ठीक है। जब हमने पहली बार पॉडकास्ट किया था साथ में, उस दिन मैं बहुत नर्वस था, आपको पता नहीं है ये बात। हम IBS वाले होटल में रुके थे, रात भर नींद नहीं आ रही, कल क्या क्या पूछे जाएंगे यार, कुछ पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, पर फिर भी मेरी एक क्वालिटी है, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। तो मैंने बड़े नखरे किए कि अरे सब हो जाएगा, पर अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था।
और कट टू ये 3 साल आज आपके साथ पहली बार अदालत का शूट कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और एकदम से नहीं लगा कि कब बीत गई, कितनी रात हो गई पता ही नहीं चला। तो ये आपका स्वभाव है और आप भी मेरे लिए बड़े भाग्यशाली रहे। उसके बाद हमने भी बहुत अच्छे दिन देखे और आपकी वजह से तब भी आया था बेंगलोर, आज भी आपकी वजह से आया हूँ, आगे भी आपकी वजह से आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो फाइनली हमारी आज की A2 की अदालत का जो पहला एपिसोड अभी खत्म हो गया। आप अब अगले A2 की अदालत में अगले एपिसोड में किस पे आरोप लगवाना चाहते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उस क्रिएटर को टैग करिए ताकि अगले कुछ ही सेशंस में उनको हम बुलाएं, उन पे आरोप लगाएं। किस तरह के आरोप आप लगाना चाहते हैं, क्या जवाब चाहते हैं, लिखिएगा। और साथ ही जितने सवाल अभी हमने अरुण पंडित जी से पूछे हैं उनमें से कौन सा जवाब आपको सबसे अच्छा लगा वो भी लिखिएगा। मिलते हैं इसी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।